और उस कातिल ने कत्ल करने के बाद इसी भरोसे पर कि इसे एक सच की वजह से शायद वो बच जाए और कभी पकड़ी ना जाए, उसने पूरा सच बता दिया कि मैंने कत्ल किया है, छुपाया ही नहीं, और कत्ल करने के 24 घंटे के अंदर बता दिया, सिर्फ इस भरोसे पर कि अब शायद गिरफ्तारी की बला टल जाएगी और उसका राज राज रहेगा और वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकेगी। लेकिन होता क्या है, ये कहानी है कर्नाटक के गुलबर्गा इलाके की, बल्कि कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट है एक, वहीं पर कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में एक नौजवान रहा करता था जिसका नाम था इम्तियाज अहमद। उस वक्त इम्तियाज सरकारी नौकरी की तलाश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए इधर उधर अपनी कोशिश कर रहा था, और इत्तेफाक से इसी डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी भी सरकारी नौकरी की तलाश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी। 2005 की बात है, यानी 20 साल पहले। इम्तियाज और लक्ष्मी दोनों का सिलेक्शन हो जाता है स्कूल टीचर के तौर पर। एक टीचर के तौर पर दोनों की नौकरी लग जाती है, और इत्तेफाक ये दोनों इससे पहले एक दूसरे को जानते नहीं थे, दोनों की नौकरी एक ही स्कूल में। अब इम्तियाज भी उसी स्कूल में टीचर जिस स्कूल में लक्ष्मी टीचर बनकर आई थी, और इम्तियाज भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा, लक्ष्मी भी ठीक ठाक पढ़ी लिखी। अब दोनों टीचर की नौकरी कर रहे हैं एक ही स्कूल में, डेली मिलना मिलाना, बातचीत। कुछ वक्त बाद ही दोनों में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे वक्त बीता और फिर दोनों में प्यार हो गया। अगले 6 साल तक दोनों का ये रिलेशनशिप चलता रहा, इम्तियाज और लक्ष्मी का। 6 साल बाद दोनों ने अब तय किया कि हम शादी करेंगे, लेकिन दीवार मजहब की थी, धर्म की, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्मों से थे, इम्तियाज और लक्ष्मी। दोनों को पता था घर वाले कभी राजी नहीं होंगे, लेकिन दोनों तय कर चुके थे कि शादी तो करेंगे। आखिरकार 2011 में दोनों ने अपने रिश्तों को एक नाम दिया और कोर्ट में शादी कर ली। घर वालों को बताया नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था घर वालों को बताएंगे तो कभी वो इसके लिए राजी नहीं होंगे। खैर, दोनों ने जब शादी कर ली, कुछ वक्त बाद घर वालों को पता चला। अब चूंकि इम्तियाज और लक्ष्मी दोनों ऐसे, इनकी एक इमेज बनी हुई थी दोनों ही परिवार में कि दोनों पढ़ने लिखने वाले, हर वक्त पढ़ाई लिखाई, फिर नौकरी भी टीचर वाली, तो दोनों बिगड़े हुए नहीं हैं, समझदार हैं, बालिग हैं और अपना अच्छा बुरा सोचते हैं। परिवार भी पढ़ा लिखा था दोनों का, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐतराज़ किया नहीं। जब शादी की बात पता चली, उन्होंने इन दोनों के रिश्ते को कबूल कर लिया, लक्ष्मी के घर वालों ने भी और इम्तियाज के घर वालों ने भी। अब जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी, दोनों अब पति पत्नी बन चुके थे। धीरे धीरे वक्त बीता, फिर इन दोनों को एक बेटा हुआ। अब भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी शादी के करीब 3 साल बाद 2014 लक्ष्मी की मां बीमार रहने लगी, और लक्ष्मी की मां की देखभाल के लिए घर में कोई महिला थी नहीं। लक्ष्मी अपनी मां से बहुत प्यार करती थी, और जब उसने शादी की, काफी वक्त तक अलग रही, तो मां और बेटी के प्यार और मजबूत हुआ, बढ़ा। तो अब मां रहती थी भद्रावती में और लक्ष्मी थी कलबुर्गी में। तो मां जब ज्यादा बीमार हुई, लक्ष्मी को पता चला, तो लक्ष्मी मिलने गई अपनी मां से। फिर उसने मां की हालत देखी, मां ने उससे कहा, बेटा अगर ये पॉसिबल हो तो तुम अपनी नौकरी ट्रांसफर करा लो और इसी भद्रावती डिस्ट्रिक्ट में आ जाओ, तो कम से कम ये होगा कि तुम मेरे पास रहोगी, मेरी देखभाल हो जाएगी, और तुम्हारा बच्चा भी छोटा है, तो ये भी है कि घर में जब तुम स्कूल जाओगी बच्चे को मैं देख लूंगी। लक्ष्मी को भी लगा कि मां की इस वक्त, मां को जरूरत है उसकी। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है मां, मैं कोशिश करती हूँ। इसके बाद वो वापस आती है, अपने पति इम्तियाज से इस बारे में बात करती है। इम्तियाज कहता है कि बिल्कुल, एक मां की सेवा सबसे बड़ी चीज होती है, तो तुम एक काम करो, ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दे दो। लक्ष्मी कहती है, मैं तो दे दूंगी, लेकिन फिर आप भी दीजिए, क्योंकि मैं अलग आप अलग तो ठीक नहीं रहेगा, तो क्यों ना हम दोनों एक ही जगह पर ट्रांसफर ले लें। इम्तियाज ने भी कहा, यह अच्छी बात है। अब दोनों पति पत्नी ने एक साथ ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया। कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद, लक्ष्मी का ट्रांसफर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया और उसे भद्रावती जगह पर एक सरकारी स्कूल में पोस्टिंग मिल गई। क्योंकि उसने जो एप्लीकेशन में लिखा था कि मां बीमार है और इस वक्त ज़रूरत है, एक बेटी होने के नाते उसका फ़र्ज़ है, तो उसके इस रीज़न को बहुत सीरियसली लिया, और एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने उसके एप्लीकेशन को अप्रूव करते हुए
उसका तबादला कर दिया उस जगह पर जहां उसकी माँ रहती थी, जो बीमार थी। अब लक्ष्मी अपने बेटे के साथ अपनी माँ के पास आ गई। इधर इम्तियाज का एप्लीकेशन अभी पेंडिंग था, तो वो अब भी कलबुर्गी जिला में रह रहा है और वहीं स्कूल में पढ़ा रहा है। लेकिन हर वीकेंड पर, छुट्टी पर, वो सैटरडे को पहुंच जाता अपनी पत्नी लक्ष्मी के पास, फिर संडे तक रहता और मंडे की सुबह सुबह निकल आता, या कई बार संडे को निकल आता। तो आना जाना लगा रहा हर वीकेंड पे, और लक्ष्मी अब अपनी माँ की देखभाल में लगी रही। धीरे धीरे वक्त बीता, अब तक सब कुछ ठीक था। 2 साल बीत गए। 2 साल से लक्ष्मी अपनी माँ के पास थी। माँ की तबीयत भी अब ठीक हो रही थी, ट्रांसफर हो चुका था। अब यह तय हुआ था कि 2 साल बाद जब भी इम्तियाज का ट्रांसफर हो जाए तो फिर दोनों यहीं रहेंगे, माँ भी यहीं। इम्तियाज भी इस बात के लिए तैयार था। 2014 के बाद 2016 आ गया और एक रोज इम्तियाज को खबर मिली कि उसका भी ट्रांसफर लेटर एक्सेप्ट हो गया और अब वो भी भद्रावती जा सकता है अपनी वाइफ के पास। और अब ये हर वीकेंड पे आना जाना, ट्रैवल बंद। तो इम्तियाज भी बहुत खुश, उसने लक्ष्मी को यह खबर सुनाई। अब खुशी खुशी इम्तियाज ने भद्रावती से अपना सामान समेटा। नेक्स्ट वीक उसकी ज्वाइनिंग थी 2016 में, और अब वो भद्रावती स्कूल में ट्रांसफर लेटर लेकर पहुंच गया। वहां पहुंचता है, लेकिन एक बात से अनजान था। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। इन 2 सालों में लक्ष्मी बदल चुकी थी। इन 2 सालों में उसका बिहेवियर बदल चुका था। इन 2 सालों में इम्तियाज को लेकर उसका प्यार बदल चुका था, और इस बदलाव की वजह थी बचपन की एक दोस्ती। लक्ष्मी भद्रावती में जहां रहती थी, वहीं पड़ोस में एक कृष्णमूर्ति नाम का लड़का रहा करता था। दोनों ने साथ स्कूलिंग की, फिर कॉलेज की। दोनों में अच्छी दोस्ती थी और शायद प्यार भी था, लेकिन इस प्यार का कभी इजहार नहीं हुआ। इस दौरान में लक्ष्मी जब स्कूल में उसकी नई नौकरी लगी और वो कलबुर्गी पहुंचती है, तो वहां मुलाकात इम्तियाज से होती है। दोनों साथ थे। कुछ वक्त के बाद ही दोनों की केमिस्ट्री मिलती है, एक दूसरे से इजहार करते हैं, और फिर प्यार और फिर शादी हो जाती है। तो लक्ष्मी अब कृष्णमूर्ति को भूल चुकी थी। उसकी जिंदगी में अब इम्तियाज था। लेकिन मां की बीमारी के बाद मां की देखभाल के लिए जब उसने वापस ट्रांसफर लिया 2014 में और अपने मां के पास वापस आई भद्रावती, तो पड़ोस में कृष्णमूर्ति उसे फिर दिखा। पति का ट्रांसफर हुआ नहीं, वो अलग है। लक्ष्मी यहां अलग, अपने बेटे के साथ और मां के साथ। बचपन की दोस्ती ने रंग दिखाना शुरू किया। शादी के बाद अब लक्ष्मी को कृष्णमूर्ति से जो दोस्ती थी वो प्यार के इजहार में बदल गया। कृष्णमूर्ति ने भी उससे इजहार किया और लक्ष्मी ने भी कर दिया। अब दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और ओपनली इजहार कर एक दूसरे से प्यार करने लगे। ये बात अब तक जमाने से छुपी हुई थी। वजह यह थी कि इम्तियाज दूर था। वहां हफ्ते में 2 दिन के लिए आता, और जब वो आता, कई बार कृष्णमूर्ति मिलता, तो लक्ष्मी उससे यही बताती कि हमारे पड़ोसी है, हमारे कजन भाई जैसा है। कभी इम्तियाज ने शक नहीं किया। लेकिन अब 2016 में इम्तियाज परमानेंटली आ चुका था। अब परमानेंटली आने का मतलब है दोनों पति पत्नी का स्कूल जाना, फिर साथ आना, फिर घर का रूटीन एक। अब बंदिश ये थी कि लक्ष्मी कृष्णमूर्ति से खुलकर मिल नहीं सकती थी, क्योंकि पति घर लौट आया था। अब दिक्कत होने लगी, लेकिन फिर भी दोनों मिलते हैं, और इत्तेफाक से ऐसी बातें ज्यादा दिन छुपती नहीं है। इम्तियाज के कानों तक इनके रिश्ते की बात पहुंची। जब बात पहुंची तो फिर इम्तियाज ने अपनी सास से बात की, फिर कृष्णमूर्ति से बात की, फिर कृष्णमूर्ति के घर वालों और कृष्णमूर्ति से कहा कि देखो, हमारी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद मत करो, और अब हमारे परिवार से दूर रहना, और दोबारा कभी इधर दिखाई नहीं देना। अब ये बात लक्ष्मी को भी समझाई गई, लेकिन इस बात को लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति ने किसी और तरह से लिया। उन्हें लगा कि अब उनके मेलजोल में, उनके मेल मिलाप में, मिलने जुलने पर ये एक दीवार आ गई है, एक रोक टोक शुरू हो गया, और ये बंदिश और ये बंधन उन्हें कबूल नहीं था। फिर क्या करें? अब दोनों ने मिलकर सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनके मिलने पर कभी कोई रोड़ा ना आए। 2016 में ट्रांसफर होकर आया था इम्तियाज, और वो मार्च का महीना था। अब उसको आए हुए करीब 4 महीने हो चुके थे। जुलाई का महीना हो चुका था।
जुलाई के महीने में कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी ने मिलकर एक आखिरी फैसला लिया। फैसला ये कि जब तक इम्तियाज जिंदा है तब तक उनके खुलकर मिलने पर बंदिशें लगी रहेंगी। तो अगर इम्तियाज को मार देते हैं तो फिर वो दोनों हमेशा के लिए आजाद हैं, कोई नहीं रोकेगा। माँ घर पर है, बीमार रहती है, उसे बाहर की दुनिया में क्या हो रहा कुछ पता भी नहीं चलेगा। बेटा छोटा है, नासमझ है, उसे रिश्तों के बारे में जानकारी ही नहीं। तो कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी ने फाइनल फैसला किया कि वो इम्तियाज को रास्ते से हटाएंगे। लेकिन कैसे? अब इसके ऊपर भी उन्होंने सोचना शुरू किया हर तरीके से। फिर आखिर में यह फैसला लिया कि इम्तियाज को रात के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर दी जाएगी। जब वो बेहोश हो जाएगा तो लक्ष्मी उसे मैसेज करेगी, कृष्णमूर्ति घर आएगा और फिर वो उसे मार डालेगा। 7 जुलाई 2016 यही वो तारीख थी। 7 जुलाई 2016 इम्तियाज घर लौटा और रात का खाना खाया, खाना खाकर सो गया, लेकिन इस बात से बेखबर कि जो खाना उसने थोड़ी देर पहले खाया है उसमें बेहोशी की दवा मिली थी। अब वो गया नींद में लेकिन था बेहोश। जैसे ही लक्ष्मी को यकीन हो गया कि अब इम्तियाज बेहोश है, उसने फौरन कृष्णमूर्ति को मैसेज किया। कृष्णमूर्ति मैसेज सुनते ही घर पहुंचता है। रात का वक्त था। वो अपने साथ एक लोहे का रॉड और एक हथौड़ा लेकर आता है, हैमर। लक्ष्मी उसे इशारा करती है उस कमरे में ले जाती है जहां इम्तियाज सो रहा था। इसके बाद लक्ष्मी की मौजूदगी में कृष्णमूर्ति सोए हुए या बेहोश इम्तियाज के सर पर हथौड़े से वार करता है। कई वार करता है और जब यकीन हो जाता है कि अब इम्तियाज मर चुका है तब फिर यह हमला रुकता है। थोड़ी देर तक अब वो इंतजार करते हैं। सांसें रुक चुकी थी, धड़कन अब चल नहीं रही थी, इम्तियाज मर चुका था। इसके बाद वो एक बेडशीट में इम्तियाज की लाश को लपेटते हैं, बाकी बिस्तर साफ करते हैं, खून साफ करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद कृष्णमूर्ति अपने कजन को फोन करता है। कजन अपनी एक कार लेकर लक्ष्मी के घर के बाहर आती है। अब कृष्णमूर्ति, उसका कजन और लक्ष्मी तीनों मिलकर उस चादर में लिपटी हुई लाश को उस गाड़ी में डालते हैं। गाड़ी में डालने के बाद वो उसे भद्रा नदी में ले जाकर रात के अंधेरे में फेंक देते हैं। इसके बाद कृष्णमूर्ति अपने घर, उसका कजन अपने घर और लक्ष्मी उसी घर में वापस आती है और अपने बेटे के साथ दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। सोने की कोशिश करती है लेकिन नींद नहीं आती, क्योंकि अभी अभी उसने अपने पति को अपने हाथों से मारा है, अपने आशिक के साथ मिलकर। अब एक डर भी सता रहा है कि आगे क्या होगा। कहीं पुलिस को पता चल गया तो, कहीं पकड़ी गई तो। अब ऐसे सारे सवाल उसके मन में कौंध रहे। और ये भी क्योंकि वो पढ़ी लिखी टीचर, कि कहते हैं कि कोई ना कोई मुजरिम सुराग छोड़ जाता है, तो उसने कोई ऐसा सुराग छोड़ा, क्या किया। सोचते सोचते पूरी रात बीत जाती है, लक्ष्मी को नींद नहीं आती। सुबह हो गई। अब वो कंफ्यूज भी है और डरी हुई भी है। इस दौरान में सुबह होने के बाद वो कृष्णमूर्ति से सिर्फ व्हाट्सएप पे फिर चैट करती है और अपने डर का इजहार भी करती है। कृष्णमूर्ति उसे समझाता है, तुम बस खामोश रहो और नॉर्मल रहो। अभी तो ये पता ही नहीं है कि इम्तियाज कहाँ है, क्योंकि बॉडी तो हमने नदी में बहा दी है, तो लाश के कोई सबूत भी नहीं है। तो अभी ये सब किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह है कि इम्तियाज कहीं चला गया। लक्ष्मी को दिलासा देता है, लेकिन लक्ष्मी नॉर्मल नहीं होती। मन में डर था, एक कत्ल किया, वो भी पति का, और पकड़े जाने का अब डर सता रहा है। तभी उसने एक काम किया बिना कृष्णमूर्ति से पूछे हुए। उसने कहा, अगर मैं इम्तियाज के भाई को फोन कर ये बता दूं और एक कहानी सुनाऊं कि तुम्हारा भाई इम्तियाज शादी के बाद मुझे बहुत टॉर्चर करता था, मुझे मारता पीटता था, किसी और लड़की के साथ उसका अफेयर था और इतना ज्यादा जुल्म ढाता था कि अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन अब मेरे पास एक बेटा है, इम्तियाज की निशानी है। अगर मैं पकड़ी गई, मैं जेल चली गई, तो फिर बेटे का क्या होगा, इम्तियाज की निशानी का क्या होगा। क्या पता इम्तियाज का भाई ये सुनकर उसका साथ दे। और एक बार इम्तियाज के भाई ने साथ दे दिया तो फिर पुलिस नाम की कोई चीज है नहीं। कई बार सोचा कृष्णमूर्ति को यह आइडिया दूं, फिर हिम्मत नहीं की कि शायद वो मना कर देगा। और आखिरकार फिर लक्ष्मी ने तय कर लिया कि वो इस कत्ल का सच इम्तियाज के भाई को बताएगी और इसके बताने से वो बच जाएगी। तो उसने सीधे इम्तियाज के भाई को फोन मिलाया। उसने कहा कि शादी के बाद कुछ वक्त तक तो ठीक था, लेकिन फिर जब हम कलबुर्गी जिला में थे स्कूल में,
तब इम्तियाज़ ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। उसका बिहेवियर बदल गया, उसका प्यार बदल गया। छोटी छोटी बातों पर, गलतियों पर डांटता, मारता, पीटता। फिर उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आ गई, उसकी वजह से वो और मुझे ज़्यादा टॉर्चर करता। मैं तंग आ गई थी, कई बार सोचा जान दे दूं, लेकिन फिर बेटा था। और फिर अभी हुआ ये कि उसने मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि गुस्से में मेरे हाथों उसका कत्ल हो गया। अब अगर मैं ये पुलिस को बताती हूं तो मेरे बेटे का क्या होगा? बाप तो अब रहा नहीं है और मैं खुद जेल चली जाऊंगी, उसकी परवरिश कौन करेगा? मां बीमार है। तो इसीलिए आपको फोन किया है कि आप मेरा साथ दीजिए ताकि पुलिस तक ये बात ना पहुंचे। और अगर मैं सही नहीं होती तो ये बात आपको बताती ही नहीं, लेकिन मैं कबूल कर रही हूं, मैं इकरार जुर्म कर रही हूं कि मैंने ही इम्तियाज को मारा है। लेकिन हालात जुदा थे, क्योंकि वो मुझे बहुत मारता पीटता था, मेरे बर्दाश्त से बाहर की चीज थी। अब उसने ये पूरी कहानी तो सुना दी इस भरोसे पर कि इस सच को बताने से वो खुद बच जाएगी, और यही उसकी सोच थी। लेकिन जिस शख्स को उसने बताया उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। जब लक्ष्मी ने यह कहानी सुनाने के बाद फोन रखा तो उसका भाई घबरा गया। उसने कहा कि इम्तियाज किसी पर हाथ उठाए तो हम सोच भी नहीं सकते, बचपन से जानते हैं। वो बिल्कुल सीधा साधा, कभी हिंसक नहीं हुआ, कभी गुस्से में नहीं। और फिर इतने वक्त के बाद भी जब घर आना जाना हुआ तो कभी लक्ष्मी की मां ने भी इम्तियाज की बुराई नहीं की। सभी लोग तारीफ करते थे। तो उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब इस गड़बड़ या इस जो भी झूठ है इसका कैसे पर्दाफाश किया जाए। फिर उसने तय किया कि वो ये बात छुपाएगा नहीं, वो पुलिस को बताएगा। अब इम्तियाज का भाई पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अब ये याद रखिए कि इम्तियाज जिंदा है, मर गया है, कहां है, गायब है, नहीं है, अभी किसी को पता नहीं है। वो अचानक पुलिस स्टेशन पहुंचता है इम्तियाज का भाई, और कहता है मेरे पास मेरी भाभी का एक फोन आया और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इम्तियाज मुझे बहुत मारता था और अपने आप को बचाने के लिए मैंने इम्तियाज का कत्ल कर दिया, और आप किसी को बताना मत वरना मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब जब पुलिस ने यह बात सुनी तो पुलिस भी हैरान। अब एक शख्स कत्ल की बात पुलिस के पास लेकर पहुंचा है, और यहां पुलिस इस उलझन में है कि उस शख्स की ना गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट है, मर्डर की बात ही तो दूर है। मतलब अभी इम्तियाज जिंदा है कि नहीं है यही पता नहीं, और वो कत्ल की बात कर रहा है कि उसकी भाभी ने किया है। फिर भी मामला सीरियस था, तो पुलिस ने कहा चलो तफ्तीश करते हैं। पुलिस ने खामोशी से तफ्तीश करनी शुरू की, तो पता किया कि हाँ 8 जुलाई को किसी ने इम्तियाज को नहीं देखा, 7 जुलाई को आखिरी बार देखा था जब वो घर आया। अब पुलिस आसपास के लोगों से जब पूछताछ करके तसल्ली हो चुकी कि इम्तियाज 24 घंटे से नहीं दिखा है, तो फिर पुलिस घर जाती है। लक्ष्मी की मां से पूछताछ करती है आपका दामाद कहाँ है। उसकी मां भी हैरानी जताती है, कहती है कल तो था, लेकिन शाम रात तक था जब वो सोने गया, लेकिन सुबह से मुझे दिखाई नहीं दिया। और ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो घर से जाता है तो बाकायदा मिलकर दुआ सलाम करके जाता है, पर आज ऐसा हुआ नहीं। अब पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने अब लक्ष्मी से पूछताछ शुरू की। लक्ष्मी ने कहा कि वो रात यहीं थे, सुबह निकले, उसके बाद से पता नहीं। अब पुलिस के पास कोई प्रूफ भी नहीं, क्योंकि एक भाई से बयान दे रहा है। अब रिश्तों में भी दरार की वजह से लोग किसी को फंसा सकते हैं। पुलिस ने बड़ी खामोशी से अब लक्ष्मी का नंबर लिया और कहा कि अब जरूरत होगी तो आपको पूछताछ के लिए बुलाएंगे, और अगर आ जाए आपका पति इम्तियाज तो आप हमें इन्फॉर्म कर देना। तो आप अपना नंबर दे दीजिए। पुलिस ने लक्ष्मी का नंबर लिया और उस लक्ष्मी के नंबर का आप CDR निकाला, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। इसके बाद सारी डिटेल को देखने के बाद पुलिस फिर पहुंची, लक्ष्मी से उसका फोन लिया। उस फोन में बहुत सारे व्हाट्सएप चैट थे जो डिलीट हो चुके थे, लेकिन फिर भी उस फोन के जरिए पुलिस को कृष्णमूर्ति के बारे में जानकारी मिली, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉल चैट। और जो सबसे अजीब चीज थी कि 7 और 8 जुलाई की लेट नाइट तक, 3-4 बजे तक दोनों में बातचीत भी हो रही है। तो जिस दिन से गायब उस दिन तक लेट चैट और बात पुलिस के कान खड़े हो चुके थे। अब पुलिस ने कृष्णमूर्ति को उठाया, उससे पूछताछ की, फिर दोनों को आमने सामने बिठाया, फिर पूछताछ की। अब इस पूछताछ के बाद दोनों के पास कोई रास्ता बचा नहीं था। दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने ही इम्तियाज को मारा, और उसकी वजह यह थी कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इम्तियाज इनके प्यार के बीच में एक रुकावट था। फिर उन्होंने बताया कि हमने लाश भद्रावती नदी में फेंक दी। अब पुलिस की टीम जो है
तैराकों का इंतजाम करती है। इसके बाद भद्रा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और 9 जुलाई 2016 यानी मर्डर के दूसरे दिन देर तीसरे दिन हो गया। आखिरकार लंबी तलाश के बाद भद्रा नदी से इम्तियाज की लाश बरामद हो जाती है। लाश बरामद होने के बाद अब केस खुल चुका था। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता, उसमें मौत की वजह पता चल गई। दोनों के इकरार जुर्म उनके सामने थे। मोबाइल बहुत सारे खुलासे पहले ही कर चुके थे। बहुत सारे फिर विटनेस आए जो इनके रिश्तों के बारे में भी बता गए। और आखिरकार फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, वो हथियार भी इन्होंने बरामद कर लिया जिससे इन्होंने मारा था। अब ये मामला पहुंचा कोर्ट में और आखिरकार कोर्ट ने अभी बल्कि लास्ट ईयर 23 अगस्त 2023 बल्कि मतलब करीब 7 साल के बाद अपना फैसला सुनाया। जो जज थी इंदिरा मैलस्वामी चेटियार, उन्होंने अपने फैसले में 2 लाइन बहुत ही अहम लिखी। उन्होंने कहा, एक टीचर से यह समाज ये उम्मीद करता है कि वो आने वाली पीढ़ी को एक नया रास्ता दिखाए, एक नया भविष्य दिखाए, एक नया देश उन्हीं बच्चों से बनता है। लेकिन अगर टीचर ही इस तरह की क्राइम करें तो फिर भविष्य की पीढ़ी पर क्या असर होगा। इसीलिए ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। ऐसी एक मुश्किल भरे केस की कहानी है जिसमें न कोई गवाह, न कैमरे में कोई कैद, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा ही नहीं, न मोबाइल फोन, कुछ भी नहीं। अब मैनुअली यानी अपने मुखबिरों के जरिए या अपने दिमाग से पुलिस को एक केस को सुलझाना था। यह कहानी है बेंगलुरु की। बेंगलुरु में एक महिला रहा करती थी, उम्र 68 साल हो गई थी और नाम था मैरी लुकास। मैरी लुकास रहने वाली केरल की थी, लेकिन करीब 30 सालों से बेंगलुरु में रहती थी। उसकी वजह यह थी कि बेंगलुरु में वो अपना एक पीजी चलाती थी, पेइंग गेस्ट, और उसका नाम था होमली होम। और बहुत ही मतलब ऐसी एक दमदार लेडी थी, आसपास के लोग भी उन्हें मानते थे और जब पीजी में जो सारी लोग रहते थे वो भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। मैरी लुकास के 2 बेटे थे, एक जिजिन लुकास जो एक बीपीओ सेंटर चलाता था और दूसरा स्टेनिजोद लुकास जो कि चेन्नई में ही एक कंपनी में काम करता था। तो दोनों बेटे साथ में, एक बाहर रहता था और एक चेन्नई में मां के साथ, और उसी पीजी के साथ इनका अपना घर था। 29 अप्रैल 2014 की बात है, दोपहर का वक्त था, 3 बजे के करीब मैरी लुकास अपने इसी पीजी से बाहर निकलती हैं, कुछ पड़ोसियों से बात करती हैं, वापस अपने घर में चली जाती हैं। 1 घंटा बीतता है, शाम के 4 बज गए। रूटीन था दोनों बेटों का, क्योंकि मां की उम्र थी, 68 साल बुजुर्ग थी, तो वो हर 2 घंटे में एक बार कॉल करके घर पे जरूर पूछ लेते थे। तो उन्होंने घर पे लैंडलाइन पे फोन किया, पर मैरी ने फोन नहीं उठाया। चूंकि सितनौत खुद चेन्नई में रहता था तो उसे बड़ा अजीब लगा कि नहीं उठाया। उसी वक्त फिर दूसरे भाई का भी फोन आया उसके पास और कहा कि मम्मी फोन नहीं उठा रही है। और जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बेटों की ये ड्यूटी में शामिल था कि वो अपनी मां को एक बार जरूर फोन करते थे। तो अगले आधे घंटे तक जब फोन नहीं उठा तो फिर स्टेनोद जो है वो अपने दफ्तर से सीधे घर के लिए निकलता है और घर आता है। दरवाजा खुला हुआ था, अंदर जाता है, अंदर का मंजर देखकर चीख पड़ता है। उसकी मां मैरी लुकास बेड पर पड़ी थी, उनके दोनों हाथ बंधे हुए थे, मुंह पे टेप था और जान बाकी नहीं थी। वो बदहवास बाहर निकलता है, शोर मचाता है, फिर पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस मौके पर आती है। अब पुलिस जो है लाश को देखती है, मुंह ब्राउन रंग के टेप से बंधा हुआ था और साथ ही टेप के अंदर कपड़े भी ठूसे हुए थे मुंह, और उसके ऊपर टेप लगाया गया था। फिर पता चला कि आमतौर पर मैरी लुकास एक गले में चेन पहनती थी और अंगूठियां पहनती थी सोने की, वो गायब था। बेटे ने रिपोर्ट लिखाई, या पुलिस ने मामला दर्ज किया, तफ्तीश शुरू की। अब सबसे पहले पुलिस ने आसपास देखना शुरू किया। कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था इस होमली होम के इर्द गिर्द जिससे पता चल सके कि किसकी एंट्री है, किसकी एग्जिट है। दूर दूर तक देख लिया, लेकिन यहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरे ने पुलिस की मदद नहीं की। मोबाइल, पता चला कि मैरी लुकास मोबाइल यूज ही नहीं करती, घर में लैंडलाइन है।
आज पड़ोस के लोगों से पूछा गया तो उनमें से कोई नहीं, एक ने बताया कि 3 बजे हमने आखिरी बार देखा और 4 बजे बेटे का फोन आया। मतलब जो कुछ हुआ 3 से 4 के दरमियान में हुआ। अब सारी पूछताछ जारी है, लेकिन कोई क्लू पुलिस को नहीं मिल रहा। तब फिर पुलिस ने कहा कि हाल के वक्त में बेंगलुरु में जितने भी एल्डरली कपल या बुजुर्ग महिला या पुरुष का कत्ल हुआ है उन केसेस को देखते हैं। अब उन्होंने उन केसेस को खंगालना शुरू किया। कुछ उसमें कातिल पकड़े गए, पुलिस जेल तक गई, उनसे पूछताछ की। कुछ बाकी अंडर ट्रायल कैदी थे, उनसे पूछताछ की। ऐसे गैंग के पास पहुंचे जो खासतौर पर बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते हैं, उनसे पूछताछ की, लेकिन कहीं से कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। मैरी लुकास का कत्ल एक रहस्य बना हुआ था। धीरे धीरे हफ्ता बीता, महीना बीता, पर कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान में मैरी लुकास चूंकि केरल की रहने वाली थी और वहां पे बहुत पॉपुलर थी, उनके अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन के साथ रिश्ते थे। कई महीने बीत गए, बेंगलुरु पुलिस केस को सुलझा नहीं पा रही। तब फिर उनके बेटों ने केरल में अपने संपर्क से कांटेक्ट किया और कहा कि इस तरीके से अभी हमें पता ही नहीं चल रहा कि मेरी मां का कातिल कौन है। तो कहते हैं कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने फिर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर को फोन किया और कहा कि इस केस में आप प्लीज मदद कीजिए जांच करने में। अब इसके बाद पुलिस वालों पर भी प्रेशर आना शुरू हुआ। यहां तक कि उस वक्त के जो वहां एडिशनल कमिश्नर थे, उन्होंने आईओ को बुलाकर यह कहा कि अगर तुम लोगों से नहीं हो रहा तो इसको फिर हम सीआईडी को सौंप देते हैं, और या फिर तुम्हें लगता है कुछ नहीं है तो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दो, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है। बट आईओ ने कहा कि नहीं साहब, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, ये भी हमारे लिए चैलेंजिंग केस है। अब चौतरफा दबाव। पुलिस ने हर तरह से फिर से नए सिरे से छानबीन शुरू की। ये भी पता किया कि मैरी लुकास की अपनी फैमिली में से तो कोई किसी से झगड़ा नहीं है, प्रॉपर्टी केरल में क्या है, दोनों बेटों का सब कुछ ठीक है। लेकिन हर जांच एक एंड पर जाकर खत्म हो जाती है और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। पुलिस ने आसपास के सारे जितने ऐसे क्रिमिनल थे या जो बुजुर्गों को मार चुके थे, उन सबको कई कई बार टटोला, कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। लगभग 1 साल अब पूरा होने वाला था। 29 अप्रैल 2014 को मैरी का कत्ल हुआ था और अब फरवरी 2015 आ चुका था। फरवरी 2015 में अचानक इस केस के आईओ को एक खबर मिली थी। खबर ये कि बेंगलुरु के इस जगह से थोड़ी दूरी पर एक वार्थर पुलिस स्टेशन है और उस वार्थर पुलिस स्टेशन के एरिया में 65 साल की एक लेडी का कत्ल हुआ है, जिनका नाम था मंजुलम्मा। मंजुलम्मा का कत्ल हुआ और मंजुलम्मा के कत्ल के बाद घर से कातिल करीब 10 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी अपने साथ ले गए। यह खबर जब अखबार में भी आई और इस थाने के लोगों को पता चला, आईओ को, तो इसमें सिर्फ एक चीज थी जिसने थोड़ा सा इनके कान खड़े हुए। वो ये कि 65 ईयर ओल्ड लेडी, और सारे गहने भी लूट लिए, सेम मैरी लुकास की तरह। लेकिन फिर जब इन्होंने थाने में फोन किया तो एक ऐसी चीज उस थाने के पुलिस वाले ने बताया जिससे आईओ को लगा कि मुझे फौरन वॉर्थर थाना जाना चाहिए। उसने कहा कि जो लाश मिली थी मंजुलम्मा की, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पे ब्राउन टेप लगा हुआ था। जैसे ही ब्राउन टेप की बात सुनी, आईओ को लगा कि तो सेम मैरी लुकास के साथ हुआ था, मतलब तरीका एक था। उसने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूं। अब वो वहां पहुंचते हैं, लाश को देखते हैं। जो ब्राउन टेप था लगभग सेम था जो मैरी लुकास को मारने के बाद मुंह पर चिपकाया गया था। अब आईओ को थोड़ी सी उम्मीद की रोशनी दिखाई देती है, क्योंकि वो पुराना टेप भी उनके पास मालखाने में, इस टेप को भी उन्होंने मिलाया और लगभग हूबहू सेम टेप। अब यह था कि मलियम्मा के कातिल पकड़े जाएं तो आगे कुछ मदद मिले। जल्दी एक अच्छी खबर आई। जो वार्थर पुलिस है उसने 26 फरवरी 2015 को, मतलब कत्ल के करीब 16 दिन बाद, 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इन चारों को मंजुलम्मा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 तमिलनाडु के थे, 2 कर्नाटक के थे। पुलिस ने उनसे पूछताछ की। जब पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब इधर ब्राउन टेप सिमिलरिटी मिल रही थी मैरी लुकास के भी और इधर मंजुलम्मा के भी। कातिल पकड़े गए। फौरन जो मैरी लुकास के कत्ल की जांच कर रहे थे
इसका नाम था कचरनाहल्ली थाना। वहां के आईओ अब पहुंचते हैं वार्थर पुलिस स्टेशन और जाकर एक बार कातिल से पूछताछ करना चाहते थे। चूंकि एक ही स्टेट का मामला था, ज्यादा अड़चन आई नहीं। वहां पहुंचे, जो मंजुलम्मा के कातिल थे 4, उनके साथ उन्होंने बैठकर कहा कि अब पूछताछ करते हैं। पर तरीका ये अपनाया कि हर एक से अलग अलग पूछताछ करेंगे, एक साथ बिठा कर नहीं, और जब तक चारों से पूछताछ खत्म नहीं हो जाए चारों को एक साथ नहीं रखेंगे। तो उसी थाने में चारों को 4 अलग अलग कमरों में बिठा दिया गया। अब इसके बाद मैरी लुकास के जो आईओ थे, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, उनमें से एक एक को अपने कमरे में बुलाते, वहीं के एसएचओ में, और उससे पूछताछ करते। सबसे इधर उधर घुमाकर पूछताछ कर रहे थे। वो सारे मंजुलम्मा के कत्ल की बात तो कबूल करते, लेकिन कहते कि मैरी लुकास के कत्ल से हमारा कोई लेना देना नहीं। कई राउंड की पूछताछ हो गई, लगा कि एक बार फिर हाथ खाली है। तभी आईओ को ख्याल आया कि चलो एक एक बार और पूछते, और इस बार सवाल बहुत कम और छोटे होंगे। अब उन्होंने अलग से बुलाकर पूछना शुरू किया, अच्छा ये बताओ कि मंजुलम्मा के कत्ल में तुम लोगों को ये ख्याल कहां से आया कि इसके मुंह पर ब्राउन टेप लगाना चाहिए? पहले से पूछा, फिर दूसरे से पूछा, फिर तीसरे से पूछा, फिर चौथे से पूछा। जब इन चारों से पूछा तो पता चला कि 3 ने एक जवाब दिया और चौथे ने कहा कि साहब हमें पता नहीं। जिन 3 लोगों ने जवाब दिया, जिन 3 कातिलों ने, उसने कहा कि साहब ये ब्राउन टेप का आइडिया प्रभु का था। प्रभु उन 4 में से एक था जिसको मंजुलम्मा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। तो 3 ने तो कहा कि ये ब्राउन टेप का आइडिया प्रभु का था, लेकिन जब प्रभु से पूछा गया कि ये टेप का आइडिया कैसा था, उसने कहा मुझे नहीं मालूम, ये सब अचानक हुआ, कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी। अब पुलिस को यहां पर डाउट हुआ। इसके बाद उन तीनों को अलग किया गया और अब प्रभु से पूछताछ शुरू हुई। उसे कहा गया कि तुम्हारा ये टेप का आइडिया कहां से था? वो कह रहा कि साहब ये अचानक था कि चीखे नहीं, और इसलिए मुंह बंद करने के लिए जरूरी था। तो उसने कहा कि एक मैरी लुकास 1 साल पहले इसी तरीके से बेंगलुरु में मर्डर हुआ और उसके मुंह पर भी यही ब्राउन टेप था, तुमने कत्ल किया था। पहले तो वो घबराया, फिर बोला नहीं मेरा उस कत्ल से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर पुलिस ने उससे ढंग से पूछताछ की, वो बड़ा होशियार इनकार करता रहा। इस दौरान में मंजुलम्मा के घर पर जब कत्ल हुआ था तो उस कत्ल के दौरान वहां से फिंगरप्रिंट्स उठाए गए थे। जो मैरी लुकास का कत्ल हुआ था वहां से भी फिंगरप्रिंट्स उठाए गए थे। तो अब उस फिंगरप्रिंट्स जो था उससे अब प्रभु का मिलान कराया गया, एक जगह मैच कर गया। जब मैच कर गया तो प्रभु के पास कोई रास्ता नहीं था। फिर प्रभु ने कहा कि साहब ये इन्होंने किया तो था, लेकिन ये गैंग नहीं था, हमारा दूसरा गैंग था, और उस दूसरे गैंग ने मैरी लुकास का कत्ल किया था। अब उसने नाम बताए 2, एक का नाम था विजय और एक का नाम था थंग राजू। ये दोनों धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट चेन्नई के थे। पुलिस की एक टीम जाती है, दोनों को गिरफ्तार करके लाती है। अब गिरफ्तार करके ले आई, इधर बात भी हो गई, पूछताछ हो गई, लेकिन एक चीज अब भी थी कि ये सिर्फ उसका बयान था और कोर्ट में वो पलट सकता था। तो कत्ल उसी ने किया है कि नहीं किया है, इसके लिए जरूरी है कि कोई एविडेंस भी हो जिसको कोर्ट में खड़ा कर सके। तो फिर प्रभु से सख्ती से पूछताछ की गई। तब उसने बताया कि जो मैरी लुकास ने अंगूठी पहनी थी और चेन पहना था, उसने 2 अलग अलग जौहरी के यहाँ दोनों चीजें बेची हैं। उसने जौहरी के नाम बताया। अब जब उन दोनों जौहरियों के यहाँ, एक गणेश ज्वेलर्स ये तमिलनाडु में जाकर बेचा और एक था कृष्णगिरी ये कर्नाटक में, पुलिस गई। इत्तेफाक से नसीब देखिए कि जैसा चेन और अंगूठी उन्होंने बेचा था, सेम अब तक उसका कुछ नहीं किया था, और उन्हीं दोनों जौहरी की दुकान में वो बरामद हो गया। तो इसका मतलब है कि अक्यूज्ड के बिहाफ पर, उसके निशानदेही पर कत्ल के दौरान लूटे गए जो जेवरात थे वो मिल गए। ये एक बड़ा सबूत था। अब तीनों कातिल भी साथ थे। पुलिस ने पूछा कि तुमने कत्ल क्यों किया, कैसे किया? तो पता चला कि मैरी लुकास का कत्ल एक इत्तेफाक था। असल में हुआ यह था कि एक रद्दी वाला था, तो वो अक्सर उस इलाके में घरों में जाता और वहां पर रद्दियां बेचता था, मतलब खरीदता था। चूंकि मैरी लुकास का एक पीजी था और वहां पे सारे जो लोग रहते थे ज्यादातर स्टूडेंट थे, तो न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, तो अक्सर न्यूज़पेपर जमा हो जाता, तो वो रद्दी वाला जाता और वो वहां से खरीदता था।
अच्छा, इससे पहले जिस वक्त ये कत्ल हुआ मैरी लुकास का, तब पीजी में कुल 5 कमरे किराए पे चढ़े हुए थे। जिस दिन कत्ल हुआ वो पांचों के पांचों पीजी में थे ही नहीं, वो सब शाम को लौटे। पुलिस ने उनको पूरा टटोल लिया, खंगाल लिया, पता चला कि वाकई कत्ल के वक्त नहीं थे, तो उन्हें पहले ही क्लीन चिट दे दी गई थी। तो फिर यह हुआ कि रद्दी वाला जब भी जाता और देखता, रद्दी खरीदता, इसी दौरान में उसे सब कुछ पता चल गया कि हाँ, मैरी लुकास एक बुजुर्ग लेडी है, उम्र 68 साल के आसपास, और अक्सर गहने पहने रहती है। रद्दी वाले ने प्रभु, जो उसका दोस्त था, उसे ये बात बताई। उसने कहा एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, उस लेडी के पास काफी गहने हैं, पीजी चलाती है, बेटे भी कमाते हैं, और उसके घर में आसपास कोई रहता नहीं, बेटा सुबह चला जाता और रात को आता है, तो पूरे दिन वो अकेली रहती है, तो उसको आसानी से लूटा जा सकता है। प्रभु ने कहा ठीक है। फिर इन लोगों ने रेकी की, और रेकी करके देख लिया कि मैरी लुकास का रूटीन क्या होता है। फिर ये भी देखा कि दोपहर के वक्त सारे पड़ोसी भी अपने अपने घरों में होते हैं, सन्नाटा होता है। इसी के बाद ये लोग 29 अप्रैल 2014 की दोपहर करीब 3:30 बजे के आसपास, जब आखिरी बार मैरी पड़ोसी से मिलकर गई, अंदर जाते हैं तीनों और मैरी को पकड़ते हैं, उसका गला घोंटते हैं, उसके मुंह में कपड़ा ठूंसते हैं और वो ब्राउन टेप लगाते हैं, और चेन और उसकी जो अंगूठी थी बोले गए घर में बाकी तलाशी ली, लेकिन घर में मैरी गहने रखती नहीं थी, वो लॉकर में रखा करती थी। तो जो भी हाथ आया 15 मिनट में ये सारा काम करके सब निकल गए, सिर्फ 15 मिनट में। अब पुलिस के लिए चैलेंज यही था कि कोई सबूत नहीं, कोई विटनेस नहीं, कोई कैमरा नहीं, मोबाइल यूज नहीं किया। तो इसके बाद खैर अब पुलिस इन सब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है, अदालत में यह मामला चढ़ता है, और फिर जो लोअर कोर्ट है वो अपना फैसला सुनाती है। लोअर कोर्ट इन तीनों को उम्र कैद की सजा देती है। उसकी वजह यह थी कि एक तो बुजुर्ग महिला, और जिस तरीके से इन्होंने उसे मारा। तब जब ये हादसा हुआ उससे पहले के 2-3 सालों में बेंगलुरु के अंदर करीब 22 ओल्ड लेडी का मर्डर हो चुका था। इस केस के बाद फिर पुलिस ने बाकी पुराने केसेस से बहुत कुछ सीखा, और उससे उन्हें इन्वेस्टिगेशन में मदद भी मिली। लेकिन आज भी बेंगलुरु पुलिस का यह मानना है कि ये वो केस था जिसमें कोई क्लू नहीं, कोई गवाह नहीं, कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे थाने में एक दूसरे मर्डर में एक ब्राउन टेप यूज हुआ, और उस ब्राउन टेप की वजह से पहले कत्ल का खुलासा हो गया। जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, दोनों बेटे, और दोनों बच्चों के पैदा होने के ठीक 17 दिन बाद इसी मां पर अपने दोनों बच्चों के कत्ल का इल्जाम लगा। कहानी की ऊंचाइयों है कि 2022 में सितंबर का महीना एक महिला ने अस्पताल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। करीब 10 दिन तक वो अस्पताल में रही, इसके बाद घर लौट आई। घर आने के बाद ठीक 17वां दिन था, 22 सितंबर की रात थी। पूरा परिवार, पति, सास, सभी सो रहे थे एक ही घर में। ये माँ भी अपने दोनों, जो 17 दिन पुराना दोनों जुड़वा बच्चा, उसके साथ सो रही थी। सुबह हुई तो अचानक घर वालों ने देखा कि माँ और दोनों बच्चे गायब हैं। सब परेशान, इधर उधर फोन किया, फोन भी बंद। तो फिर इस महिला की बहन को फोन किया, पति ने पूछा, पर कुछ पता नहीं चले। थोड़ी देर के बाद अचानक इसी पत्नी का फोन आता और वो कहती है कि मैं फलाने जगह पर हूं, मैं वॉशरूम गई थी और पता नहीं किसी ने हमारे दोनों बच्चों को चुरा लिया, ये किडनैप कर लिया। सुनकर पति भी परेशान, सब भाग कर आते हैं। फिर महिला से पूछते हैं, वो कहती मैं बाहर अपने दोनों बच्चों को रखकर वॉशरूम गई थी और बाहर उसके बाद आई तो दोनों गायब थे। इसके बाद ये लोग जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा देते हैं बच्चों की चोरी या किडनैपिंग की। अब पुलिस मामले की तफ्तीश करती है, तमाम सीसीटीवी कैमरे देखती है। पुलिस को भी थोड़ा शक होता है, क्योंकि एक कैमरे में पुलिस देखती है कि एक जगह ऐसा है जहां पर दोनों बच्चे इस माँ के साथ नहीं है। एक बस में भी बैठती है, वहां पर भी नहीं है, उससे पहले है। और जिस जगह पर वो चोरी होने या किडनैप होने की बच्चे की बात बता रही है, वो उस तस्वीरों से या टाइमिंग से मेल नहीं खा रहा है। खैर, पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी रहती है। 17 दिन पुराने 2 जुड़वा बच्चे गायब हैं। कुछ दिन बीतता है, करीब हफ्ता 10 दिन। एक रोज पत्नी अपने पति से कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है। पति कहता है, बताओ। उसने कहा, मुझे अपने दोनों जुड़वा बच्चों के बारे में कुछ बात करनी है। तो उसने कहा, बताओ क्या हुआ। उसने कहा, नहीं, मैं जो पूरी बात है वो आपको नहीं बताऊंगी, मुझे आप पुलिस स्टेशन लेकर चले, मैं पुलिस के सामने ये बात बताना चाहती हूँ। पति परेशान कि ये क्या बात कर रही है, पर वो जिद पर अड़ी रही। उसने कहा, आप मुझे पुलिस स्टेशन ले चलिए। पति अपनी पत्नी को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। अब पत्नी पुलिस के सामने है,
पुलिस वाला कहता है, जी बताओ आप दोनों जुड़वा बच्चों के बारे में क्या जानती हो, क्या बताना चाहती हो। पत्नी अपने पति की तरफ देखती है, वो वहीं मौजूद था। उसने कहा, नहीं इनके सामने नहीं कहूंगी। पुलिस वाले पति को बाहर कर देते हैं। इसके बाद पत्नी कुछ बताती है। फौरन उसके बाद पुलिस उस पत्नी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक जगह पर ले जाती है, एक सुनसान जगह पर, एक निर्माणाधीन इमारत। वहां जाती है तो दो कंकाल मिलते हैं। देख कर लग रहा था साफ कि उन्हीं दोनों बच्चों के। वो जो जगह थी वहां जानवर और सारी चीजें थी, तो हालत खराब थी लाश की। पुलिस उठाती है, उसके बाद उसको भेजती है। डीएनए होता है, मैच कर जाता है, पता चला ये वही दोनों जुड़वा बच्चे हैं जो इस पत्नी के हिसाब से, इस मां के हिसाब से वॉशरूम से बाहर निकली तो गायब हो गया था। असल में पुलिस यहां इसलिए पहुंची थी कि जब पति बाहर गया थाने से, पत्नी के कहने पर और पुलिस के कहने पर, तो पत्नी ने पुलिस को बताया कि मेरे दोनों बच्चों को किसी ने किडनैप नहीं किया, ना किसी ने उनकी चोरी की, बल्कि मैंने ही उन दोनों को मारा। मैंने उन दोनों का गला घोंटा और गला घोंटने के बाद सारे कपड़े हटाए और वहीं दोनों की लाश फेंक दी और चली आई। बट अब अचानक मुझे लगा कि नहीं, ये बात छुपानी नहीं चाहिए, मेरी अंतरात्मा गवारा नहीं कर रही है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूं। अब इसके बाद डबल मर्डर का जाहिर सी बात है मामला बना। पुलिस ने केस दर्ज किया, उस मां उस पत्नी को गिरफ्तार किया, चार्जशीट दाखिल हुई, 3 साल तक मुकदमा चला और 3 साल लंबे इस मुकदमे के बाद आखिरकार 12th डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज जयंत शर्मा जी ने फैसला सुनाया। उन्होंने उस मां को उम्र कैद की सजा दी। उनका कहना था कि कायदे से सजा तो डेथ पेनल्टी यानी मौत की बनती है, लेकिन मौत की सजा उसके लिए कम होगी क्योंकि एक झटके में उसके हिस्से में मौत आ जाएगी। उम्र कैद इसलिए ताकि वो जब तक जिंदा रहे उसे एहसास हो, और ये लंबी और कड़ी सजा इसलिए भी देने हैं क्योंकि एक मां और एक मां को लेकर हमारे समाज में, सोसाइटी में, परिवार में एक जो पहचान है वो अलग है। और यहां एक मां अपने 17 दिन पुराने, 17 दिन सिर्फ जिसको पैदा हुआ है, उसे मार डाला। हालांकि पूछा गया उस मां से कि यहाँ पे ये भी नहीं कि जुड़वा बेटी हुई हो कि तुम परेशान हो। इनकी एक बेटी पहले भी थी, 4 साल की शायद। तो यहाँ तो दोनों बेटे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बेटी पैदा होने पर लोग मार देते हैं, हालांकि अब ये चीजें कम हो रही हैं। बट जुड़वा बेटे थे, फिर तुमने क्यों मारा? बार बार ये सवाल उस मां से पूछा गया। उसने हमेशा एक ही जवाब दिया। उसने कहा, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं कि 22 सितंबर की उस रात हुआ क्या था। मैं सो रही थी, सुबह अचानक उठी, मैंने कहा मैं मायके जाऊंगी और दोनों बच्चों को लेकर निकली। फिर रास्ते में अचानक एक जगह पता नहीं मेरे दिमाग में क्या सवार हुआ और मैंने उन दोनों को गला घोंट कर मार डाला। इसके अलावा उसने कोई वजह ही नहीं बताई। उसने कहा, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने अपने हाथों से अपने दोनों बच्चों को क्यों मारा। कोई मोटिव, कोई रीजन इस पूरे केस में कहीं सामने नहीं आया कि किस वजह से मारा गया, क्यों मारा, एक मां ने ऐसा क्यों किया। वो यही कहती रही कि अचानक मुझे कुछ हुआ। अब वो अचानक क्या हुआ, इस सवाल का जवाब आज भी नहीं है, जबकि फैसला आ चुका है। तो उसने अचानक मारा। अजीब वारदात, अजीब कहानी इसे कहें। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। लास्ट थर्सडे की बात है। नवसारी एक डिस्ट्रिक्ट है। इसी नवसारी में एक राइस मिल है, मां आशा राइस मिल। ये नेशनल हाईवे के करीब, और ये राइस मिल दशकों से बंद है, यानी अब ये खंडर हो चुका है। यहां अब कुछ होता नहीं, सुनसान रहता है। इसीलिए कोई शख्स गुजर रहा था इसी राइस मिल के करीब से, अचानक उसे राइस मिल में एक लाश नजर आती है। लाश देखकर वो पहचान गया ये एक लड़की की लाश है। कपड़े गायब थे, आधे कपड़े थे आधे नहीं थे। लाश की हालत देखकर वो घबरा गया। इसके बाद फौरन उसने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब मौके पर पहुंचती है तो वहां उसको एक डेड बॉडी मिलती है। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है। लाश की कुछ बची खुची जो तस्वीर थी, शक्ल थी, उसको लेकर आसपास के पुलिस स्टेशन में मैसेज देती है। फिर फोटोग्राफ सर्कुलेट कराती है कि अगर कोई गायब है तो बताओ। तभी एक महिला जिसका नाम नफीसा है वो पुलिस के पास पहुंचती है और कहती है कि साहब, मेरी एक बहन है जिसका नाम सुहाना शेख है और वो करीब 2-2.5 महीने से गायब है। पुलिस ने पूछा कि ये है वो लड़की जिसे हमें लाश मिली? उसने तस्वीर देखी और कहा कि हाँ, यही मेरी बहन है सुहाना।
और ये दो ढाई महीने से गायब थी। अब पुलिस ने पूछा कि ये सुहाना कौन है, क्या थी, कहाँ से गायब हुई? तो उसने कहा कि असल में सुहाना की शादी करीब 7 साल पहले हो चुकी थी। जिससे शादी हुई उसका नाम फैजल नासिर पठान था। इनका एक बेटा भी है 4 साल का। लेकिन 1 साल पहले इन दोनों के रिश्ते खराब हुए और बीते 1 साल से ये दोनों अलग रह रहे थे। तो उसकी बहन सुहाना जो है अब नफीसा के पास आ गई और वहीं रहने लगी। हालांकि बीच बीच में कभी कभी फैजल नासिर पठान आता था मिलने के लिए सुहाना से, लेकिन पिछले 2.5-3 महीने से या 2 ढाई महीने से वो गायब थी। अब पुलिस के सामने केस सुलझ गया कि राइस मिल से जो लाश मिली वो सुहाना शेख की है। सुहाना शेख फैजल नासिर पठान की बीवी है। 3 महीने से गायब थी। 3 महीने से उसका कोई मोबाइल भी नहीं चला। इसका मतलब है सारे इशारे हो रहे थे कि ये एक मर्डर और मर्डर के पीछे रिश्ते खराब तो पति ही है। अब पुलिस ने फैजल नासिर पठान की तलाश शुरू की। नेक्स्ट डे पुलिस को फैजल नासिर पठान भी मिल जाता है। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है और उसके बाद राइस मिल ले जाती है और कहती है कि तुमने अपनी ही पत्नी का कत्ल किया है। पहले तो नासिर अपनी जो पुलिस की बात है वो मान लेता है, कहता हाँ साहब मैंने मर्डर तो किया है। तो पुलिस उसको मौके पर ले गई। मौके पर ले जाने के बाद फिर उसने तस्वीर दिखाई। जो तस्वीर दिखाई उसको देखकर नासिर पठान कहता है कि साहब मैंने कत्ल किया है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैंने इस लड़की का कत्ल नहीं किया जिसकी तस्वीर आप मुझे दिखा रहे हो। अब पुलिस की चौंकने की बारी। कातिल इकरार जुर्म कर रहा है, कह रहा है मैंने मारा है, पर कह रहा है ये वो नहीं है जिसकी आप तस्वीर दिखा रहे हो। तो पुलिस ने कहा ठीक से देखो, इसी लड़की की लाश थर्सडे को मिली है इसी जगह से, और ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी बीवी है, और खुद तुम्हारी बीवी की बहन नफीसा ने इसकी शिनाख्त की है। कहता सर मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैं कत्ल करने की बात कबूल कर रहा हूं, लेकिन मैंने इस लड़की को नहीं मारा। ये वो लड़की नहीं है जिसकी लाश आपने थर्सडे को बरामद की है। अब पुलिस परेशान। फिर यहां पे ये ख्याल आ रहा कि अगर ये उसकी बीवी नहीं है तो उसकी बहन नफीसा ने क्यों झूठ बोला, वो कैसे पहचान गई। और इस बीच जब ये लाश मिली, नफीसा ने पहचाना, तो नफीसा ने आकर पुलिस स्टेशन में अपनी बहन के अब कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करा दिया, हत्या का मामला, और नामजद उसी के हस्बैंड यानी फैजल नासिर पठान को इसका कातिल करार दिया। पुलिस ने अब नासिर पठान को उठा तो लिया, लेकिन तस्वीर देखकर कह रहा है कि मैंने इसको नहीं मारा है। अब बार बार जब उसने कहा तो फिर पुलिस ने भी पूछा कि भाई तूने मारा किसको है। उसने कहा जिस लड़की को मैंने मारा उसका नाम सुहाना शेख नहीं है, बल्कि उसका नाम रिया है। अब पुलिस फिर चक्कर में। बहन कह रही है उसकी बहन की लाश सुहाना, ये उसकी तस्वीर, वो उसकी पत्नी, साल भर से अलग, 2.5 महीने से गायब, और एक नया नाम ले रहा है रिया। तो पुलिस ने पूछा ये रिया कौन है। तब उसने बताया कि रिया मेरी दोस्त है, 1 साल से हम लिव इन में रह रहे हैं, और लास्ट 29 अक्टूबर की ये बात है, उसके साथ हम इस राइस मिल्स में आए घूमने के लिए, यहीं हमारा झगड़ा हुआ। इस झगड़े के बाद गुस्से में मैंने उसको सर पर मारा, फिर गला घोटा, उसका कत्ल किया और लाश यहीं फेंक कर चला गया। अब नासिर पठान ने कुछ और कहानी सुना दी, नया कैरेक्टर कहानी में रिया। अब उसके स्टेटमेंट पर चूंकि शक भी था, तो पुलिस ने सबसे पहले रिया के बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू की। रिया के घर तक पहुंची, रिया के दोस्तों तक पहुंची, पता चला हाँ रिया है और नासिर पठान के साथ रह रही थी लिव इन में, लेकिन वो कुछ दिनों से गायब है। उसका मोबाइल भी बंद है और घर वालों से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, जबकि वो अमूमन 1-2 दिन में घर पर भी बात कर लेती थी। अब जब ये पता चला तो रिया के घर वालों को बुलाया गया और कहा गया कि ये तस्वीर देखिए, ये लाश मिली है राइस मिल, ये कौन है। रिया के घर वालों ने फौरन पहचान लिया। उन्होंने कहा ये रिया है। यानी नासिर पठान सच कह रहा था कि उसने रिया का कत्ल किया। अब यहां मामला क्लियर हो गया। पुलिस ने डीएनए के लिए भी लाश को भेज दिया, लेकिन अब सवाल यह था कि नफीसा ने पुलिस को यह क्यों झूठ बोला। रिया की लाश को उसने अपनी बहन की लाश क्यों बताई, यानी सुहाना शेख की लाश क्यों बताई, यानी नासिर पठान की पत्नी की लाश क्यों बताई। अब पुलिस इस लाइन पर जब तफ्तीश कर रही है तो एक चीज और उलझा रही है पुलिस को, और वो ये कि चलो नफीसा ने झूठ बोला, हो सकता है तस्वीर में धोखा खा गई हो पहचानने में, लेकिन एक सच तो है। वो सच ये कि 2-2.5 महीने से सुहाना शेख गायब है। पुलिस ने जब उसके मोबाइल
कि सीडीआर को खंगाला तो पता चला कि वाकई 2.5 महीने से उसके मोबाइल से कोई कॉल नहीं गया, कोई मैसेज नहीं गया, कोई व्हाट्सअप नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि सुहाना 2-2.5 महीने से बिल्कुल अलग कटी हुई है, किसी से बात नहीं, किसी ने उसको देखा नहीं, एक भी विटनेस पूरे खानदान में, उसके दोस्त सबको छान मारा, पर कोई था ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जो नफीसा कह रही है, इसका मतलब है कि सुहाना के साथ भी कहीं वो कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हो गया। अब पुलिस ने दोबारा नासिर पठान को पूछताछ शुरू की। उसने कहा देखो, तुमने कत्ल की बात तो मान ली, तुमने शुरू में ये भी कहा कि ये भाई मैंने कत्ल तो किया लेकिन इसका नहीं किया, इसका किया। तुम्हारी बीवी 2.5 महीने से गायब है, ये बताओ तुम्हारी बीवी कहाँ? अब वो पुलिस को उलझाने लगा। हालांकि पहले कत्ल की कहानी उसने दुरुस्त करा दी पुलिस को, बताकर सच, वरना पुलिस की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रॉन्ग साइड में थी। लेकिन अब पुलिस को उस पर शक हो रहा था। पुलिस ने तरीके से उससे पूछताछ की। जब तरीके से पूछताछ की तो फिर नासिर पठान ने कहा कि अच्छा चलिए एक बार फिर से उसी राइस मिल्स में चलते हैं। अब पुलिस को लगा कि ये क्यों राइस मिल्स में दोबारा ले जा रहा, रिया की बॉडी तो उठा चुके हैं। इस बार फिर वो राइस मिल्स में पहुंचा, पुलिस की पूरी टीम साथ में थी। राइस मिल्स के अंदर एक खंडरनुमा आधी ढही हुई दीवार और कुछ छत बाकी। वहां जाने के बाद एक जगह रुकता है और कहता है यहाँ पे आप खुदाई कीजिए। पुलिस वाले मजदूर को बुलाते हैं, खुदाई होती है, अंदर से इंसानी कंकाल मिलता है। कंकाल बाहर आता है, उस कंकाल के साथ कुछ कपड़े थे। कपड़े नफीसा को दिखाए गए, उसने पहचान लिया कि उसकी बहन के कपड़े। कंकाल को पुलिस ने कब्जे में लिया। अब नासिर पठान से पूछा, फिर उसने कहानी सुनाई। उसने कहा असल में हमारी शादी को 7 साल हो गए, पत्नी हमेशा लड़ती, शक करती, ससुराल वालों ने भी मुझे ज्यादा कुछ दिया नहीं। और फिर मेरी जिंदगी में रिया आई, तो रिया के आने की खबर उसे मिल गई, झगड़ा और बढ़ने लगा। 1 साल से फिर हम अलग हो गए। वो अपनी बहन के पास जाकर रहने लगी, पर हमारा एक 4 साल का बेटा था, वो दादी के पास रहने लगा। तो बेटे के चक्कर में दोनों पति पत्नी भी कभी कभी मिल लेते थे, लेकिन इधर वो ज्यादा झगड़ा करने लगी। तो फिर एक रोज मैं गया घर, उसको साथ लिया और इसी राइस मिल्स में लाया। उससे आखिरी बार बात की, झगड़ा वैसे ही का वैसे ही। फिर मैंने उसे मार डाला। मारने के बाद फिर मैंने इसी जगह उसको दफना दिया। दफनाने के बाद चला गया। अब उधर रिया इसकी जिंदगी में थी। अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद, अपनी बीवी को मारने के बाद, इसी राइस मिल्स में जहां उसने दफनाया था, अगले 2 महीने में वो अपनी गर्लफ्रेंड रिया को लेके कई बार इसी राइस मिल्स में आया। यहां सन्नाटा था, सुकून था, वहीं बैठता। बट उसके अंदर 2 चीजें थी। एक तो वो लेकर आता, शायद उसे डर भी लगता, इंसान भूत प्रेत बाकी चीजों से डरता है, राइस मिल से एकदम सुनसान जगह पर। तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता वहां, तन्हाई के पल भी मिलते। और ये चेक करने के लिए आता था कि उसकी बीवी को जो उसने मारा और जो दफनाया है वो लाश अभी तक वहीं है, किसी की नजर तो नहीं पड़ी, किसी ने खुदाई तो नहीं कर डाली। तो बीवी के कत्ल के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी मौका वारदात पर कई बार हो गया, सिर्फ चेक करने के लिए कि उसका वो राज अब तक बाहर तो नहीं आया। और फिर बीवी के कत्ल के बाद अब जब रिया के साथ भी उसका झगड़ा शुरू हो गया, तो उसे लगा कि ये भी आगे चलकर वही कहानी बनेगी। फिर उसने पूरी प्लानिंग के साथ 29 अक्टूबर को रिया को अपने साथ लिया और उसी राइस मिल्स में पहुंचा जहां पे बीवी का कत्ल किया था, बस उससे कुछ कदम की दूरी पर इस बार उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा।